हाय गाइस, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज एक न्यू स्टोरी शुरू करूंगा, तो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे बारिश हो रहा था। कोई कहता है आखिरकार ये शुरुआती बसंत था और भारी बारिश हो रही थी। और हम एक कैरेज को टूट के पड़ा हुआ देखते हैं और एक लड़की को पड़ा हुआ देखते हैं। ये है गैब्रिएला द ब्लिनिस्ट। वही उसे उसकी मृत्यु तक ले गया और वो सोचता है अंत में वो मारी गई। तभी उसे कोई बुलाता है, लेडी। गब्रिएला उस तरफ देखता है और वो आदमी कहता है, क्यों? भले ही तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवित रहो, इसलिए मैंने न जानने का बहाना करके तुम्हें भेजा। और उसे अपने गोदी में उठा लेता है। और गब्रिएला कहता है, अगर आज धूप होती तो बेहतर होता। खैर, उस मामले का। और वो आदमी कहता है, क्यों? तुम यहाँ पर ऐसे क्यों हो? और वो उसकी तरफ देखकर मन में कहता है, अगर ऐसा ही होता उसका चेहरा इतना उदास नहीं लग रहा होगा। और वो सोचता है अर्निस्ट कैसल, एकिस, वो सभी जो रात के पावर को के साथ संबंधित है। वो लीडर जिसकी पावरफुल आर्मी ईमानदारी से अनुशासन करती है। और बिलेनिस सेंट गैब्रिएला की हस्बैंड। हमारी शुरुआत एक कॉन्ट्रैक्ट थी। और वो सोचता है नोवेल मार्च फॉर ट्रू सेंट। मेरा नोवेल में बिलेनिस गैब्रिएला के रूप में रिकारनेशन हुआ। जब मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने ओरिजिनल स्टोरी याद करने की कोशिश की। एक नाजायज बेटी का जन्म एक कंट्री लॉर्ड काउंट नसीरेट से हुआ था। गब्रिएला एक सेंट की तरह रहती थी। वो जेलस थी, ओरिजिनल स्टोरी की असली सेंट को दोषी ठहरा रही थी और पीड़ा दे रही थी। और बदले में उसे मौत का सामना करना पड़ा। और वो कहता है, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वो खुद को आईने में देखकर ऐसा कह रही थी। और वो कहती है, इसे पढ़ने के तुरंत बाद मेरा इस बॉडी में रिकारनेशन हुआ। और उसके फ़ोन में एक मैसेज आया था, तुम्हारा अगली जॉब है द सीरीज ऑफ मार्च फॉर ए ट्रू सेंट। और तुम्हें कहानी के हिसाब से डॉर्सी के कोलमैन से कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करनी होगी। और ऑथर की रिव्यू मेरे दिमाग में आई। और वो एक जगह पर खड़ी होकर उस रिव्यू को देख रहा था। और वो सोचता है, यदि वो कोल्ड नॉर्दर्न सी का आदमी है, वो सिर्फ अर्नेस्ट ड्यूक एकेस नहीं है, वो अगली नोवेल का मेल लीड है। और वो सोचता है अगला काम एक ऐसी कहानी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये हो सकता है कि वो बदल सकता है। इसलिए क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं फीमेल लीड की भूमिका निभाऊं? लेकिन बिलेनिस गब्रिएला के लिए खुशी से रहना संभव नहीं होगा। और वो कहता है, मैं ऐसा सोचता था। और एकिस कहता है, लेडी। और कोई आते हुए कहता है, योर हाइनेस, हमने उस गेटवे ड्राइवर को पकड़ लिया है। और वो कहता है, उसने कैरेज के पहियों के साथ छेड़छाड़ करना स्वीकार किया है और उसकी पीठ पर पावर का मार्क है। इसके पीछे फास्ट पिंस होना चाहिए। ये सुनकर एकेस कहता है, उस ड्राइवर के दोनों हाथों को काट दो और ये मेक श्योर करो कि वास्तव में इन सब के पीछे कौन है। और वो बहुत गुस्से से कहता है, फिर उसके दोनों पैरों को काट दो और उसे जीवन भर रेंगने दो। और उसे ऐसे देखकर गैब्रिएला मन में कहता है, मैंने इससे पहले पहली बार देख रहा हूँ। ये एक डरावना चेहरा है। भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, फिर भी वो हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की ड्यूरेशन 3 साल का है। हमें ऐसा एक्ट करना था जैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और दूसरी बात, हमें कभी भी एक दूसरे के प्यार नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, डिवोर्स के बाद हम साथ नहीं रहेंगे। इन शर्तों के बावजूद शादी के 3 साल खुशहाल था। मुझे डर था कि कहीं मैं गलती से उसे अपनी फीलिंग्स न बता दूं, सिवाय इसके कि मैं घबराया हुआ था। और वो उसे अपने गोदी में लेकर कहता है, वाइफ। और वो सोचता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट का एंड होने से पहले उसे ये देना चाहता था ताकि उन्हें
और रॉयल फैमिली के आगे झुकना ना पड़े। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रोसेस में मैं इस तरह मर जाऊंगा। फिर भी परिवार के विरासत जो उन्होंने मुझे शादी के गिफ्ट के रूप में दिया था, मैंने उसे रख लिया। फिर एक सीन में हम देखते हैं एक आदमी उसके पास आता है और उससे अंगूठी लेने की कोशिश करता है। वो उसे खा लेता है और कहता है, एकेस का एक गौरवशाली अभिशेष जो आग से नष्ट नहीं होगा। मैं इसे शाही परिवार के हाथों में कभी नहीं पड़ने दूंगा। और वो बोलने की कोशिश करता है, मैंने और एकेस कहता है, रुको रुको, बातें मत करो। और वो कहता है, मेरे पास अंगूठी है। और एकेस कहता है, तुम्हारी बॉडी जल रही है, सुनिश्चित करो कि आप ठीक हो जाए। और वो रोते हुए कहता है, वाइफ प्लीज स्टॉप। और वो अपने मन में कहता है, ऑनेस्टली आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इतनी बुरी यादों के साथ छोड़ रहा हूँ। मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद और मुझे अकेले मरने ना देने के लिए। और वो मर जाता है। ये देखकर एकिस शॉक्ड हो जाता है और गैब्रिएला मन में कहता है, अगर आपको और मुझे एक और जीवन दिया जाए, मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे। फिर बारिश के बूंदों को दिखाया जाता है और एक घड़ी को। फिर गब्रिएला से कोई कहता है, क्या आप सुन रहे हैं? वो अपनी आँख खोलता है और मन में कहता है, क्या? वो सोचता है, मेरा तो अभी ही गैरेज एक्सीडेंट से मौत हुआ था। और वो मन में कहता है, क्या एक ग्रेट हॉल का अध्यक्ष है? जब मैं मर चुका हूँ तो मैं यहाँ क्यों हूँ? और डे फोर्स और नाइट फोर्स एक ही स्थान पर क्यों एकत्रित है? क्या वो फिर से एकजुट हो गए हैं? क्या चल रहा है? तभी वह आदमी कहता है, तो आज हम आधिकारिक तौर पर प्रिंस एकेस और हर रॉयल हाइनेस द प्रिंसेस के बीच मैरिज प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करते हैं। मैं समझता हूँ कि हर रॉयल हाइनेस 3 दिन बाद नॉर्थ की ओर प्रस्थान करेंगे। ये सुनकर वो अपने मन में कहता है, क्या ओ लॉर्ड एकिस के बारे में बात कर रहे हैं? तो मेरे हस्बैंड अर्नेस्ट के बारे में क्या? उसके और प्रिंसेस के बीच विवाह का वचन? और वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है? और वो अपने सर को पकड़े हुए सोचता है, अचानक मेरे सिर में दर्द होने लगा, जैसे ये फट रहा है। और उसे सब याद आने लगता है जो जो उसके साथ हुआ था। और और इसका नाम है प्रिंसेस पेओनी आइसोडेम। अब से हम इसे पेओनी सिखाएंगे। और वो सोचता है, ये झूठ है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं प्रिंसेस पेओनी बन गया। और वो आदमी कहता है, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो सिग्नेचर के साथ आगे बढ़े। और वो कहता है, योर रॉयल हाइनेस वहाँ पर प्लीज मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे। और लॉर्ड एकिस प्लीज अब भी वैसा ही करे। एकिस कहता है, यस। पेओनी मन में कहता है, ये आदमी है अर्नेस्ट। और उसे देखकर सोचता है, उसकी एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए हैं और वो बहुत अधिक शांत और कूल दिखाई देने लगी है। एकिज उसकी उसे देखता है और उसे घूरने लगता है। पेओनी कुछ समझ नहीं पाती है और एकिस उस पे साइन करने लगता है। और वो आदमी कहता है, योर हाइनेस जल्दी कीजिए। पेओनी उसे देखकर मन में कहता है, मैरिज प्रतिज्ञा April 6, 826। मेरी मौत का 6 साल हो गए हैं। आज मेरी मौत का 6 साल हो गए। और वो उसमें सिग्नेचर करते हुए सोचता है, मैं फिर से अपने पति का पार्टनर बन गई। और वो उसे देखने लगता है और कहता है, लेकिन वो मुझसे नफरत करता है। मैं एम्पायर फैमिली का डॉटर हूँ। क्या मैं उसे बता दूँ कि मैं गैब्रिएला हूँ? और वो सोचता है, मन में मरने से पहले मैंने प्रार्थना किया कि हम फिर मिलेंगे और इसलिए मैं वापस लौट आया। ये सोचकर वो कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलता है। और वो मन में कहता है, अरे नहीं, मैं अभी नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं? लेकिन जब वो मेरे सामने हो तो मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? शायद ये कोई जादू है
और वो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए सोचता है, तो क्या मुझे अब से पियोनी के रूप में रहना जारी रखना होगा? आखिरकार वो एक प्रिंसेस है और मेरे पति की दुश्मन है। ये साम्राज्य एक लंबे समय से दो शक्तियों से विभाजित है। आज की शक्तियाँ वे धनवान पूंजी है और साउथ रॉयल फैमिली के प्रति वफादार है। वो कला, कल्चर और हॉर्समैनशिप को पसंद करते हैं। और रात की शक्तियाँ वो भी कला, कल्चर और हॉर्समैनशिप पसंद करते हैं। और वो डिसोलेट नॉर्थ सी के सेंटर में है। वो पूरी तरह से एकजुट है और ग्रैंड ड्यूक के आदेश का पालन करते हैं। दोनों साम्राज्य की शक्तियाँ के धर्म, संस्कृतियाँ और जीवन शिला बिल्कुल अलग है। और इस प्रभाव से बड़े विवाह का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस अरेंज मैरिज का क्या मतलब हो? वो बैठकर ये सब सोच रही थी, तभी उसकी नज़र एक ड्रेस की तरफ जाता है। उसे देखकर वो सोचता है, ये तो वो ड्रेस है जो मैं 3 दिन में पहनूंगा जब मैं महल से निकलूंगा। और जाकर उसे देखते हुए मन में कहता है, सम्राट ने अचानक दोनों शक्तियों को मिलाने पर जोर दिया। ईमानदारी से कहूँ तो ये एक अच्छा डील है। और वो उस ड्रेस को टच करते हुए सोचता है, स्पेशली नॉर्थ के लिए उसे इन विवाह से लाभ होगा। और वो कहता है, अर्नेस्ट, मैंने बहुत इंतज़ार के बाद तुम्हारा चेहरा देखा, लेकिन वो पहले से कहीं अधिक कोल्ड लगा रहा था। ऐसा लगता है कि वो ये शादी नहीं चाहता। लेकिन मैं उनकी पहली पत्नी गब्रिएला, मैं पहले ही ख़त्म हो चुकी हूँ। और वो सोचता है, नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए। पेयोनी के प्रति उसके इस डार्क एक्सप्रेशन का कारण ये नहीं है कि वो मुझे याद करता है, लेकिन बचपन से ही शाही परिवार और आज की शक्तियों के प्रति उसकी नफरत के कारण। हाँ, इसलिए अर्नेस्ट की उस डार्क एक्सप्रेशन का कारण है और इसलिए वो इतना कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस दिख रहा था। मैं होप करता हूँ कि ये सब मेरे वजह से ना हो। और वो कहता है, आई एम रियली सॉरी। और वो मन में कहता है, भले ही वो एक शादी नहीं चाहता, लेकिन मुझे खुशी है कि हम इस तरह दोबारा मिले। हाँ, शायद मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने मेरी अनुपस्थिति के दौरान अच्छा खाना खाया है। वे भी अर्नेस्ट खाना छोड़ देता था क्योंकि उसका ध्यान काम पर केंद्रित होता था। शायद वो शादी में ठीक से खाना भी नहीं खा पाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली उसके नौकर उसके पास है, जहाँ पे उसके नौकर उसे खाना खिला रहे थे। और वो सोचता है, मैं तुम सबको बहुत मिस किया। तभी एक सर्वेंट दरवाजे को खोलकर चिल्ला के कहता है, लेडी, मैं आ गई। पियोनी उसकी तरफ देखता है और सुई धागे को रखता है और कहता है, और बा अब सीधे खड़े हो जाए। आपका वजन इतना कम हो गया है कि मुझे आपकी कमर फिर से एडजस्ट करना पड़ रहा है। पेयोनी उसे देखकर मन में कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और वो मन में कहता है, इस बॉडी की मेमोरी के लिए धन्यवाद। मैं लेडी पेयोनी की स्थिति को याद कर सकता हूँ। उसके जन्म के बाद से ही सर्वेंट के द्वारा भी उसे उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। फिरोनी आइसोडियाम। और वो सोचता है, बहुत छोटी उम्र से ही पेयोनी को नज़रअंदाज कर दिया गया था। एक हफ्ते पहले ही मेरी चेतना उसके शरीर में स्थानांतरित होने लगी थी। जब मेरी चेतना उसके शरीर में प्रवेश कर गई, हालांकि उस दौरान शरीर बिस्तर पर थी, पर किसी को पेयोनी की परवाह ही नहीं थी। उसके मन में उनके प्रति कलंक था। और वो सोचता है, जिस व्यक्ति ने भी अफवाह उड़ाया वो शायद से भाइयों में से एक है, उन्हीं की हायर से। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बच गई क्योंकि किसी को उसकी परवाह नहीं थी। ओ फुलिश भाइयों ने सोचा कि वे किसी भी वक्त उसकी हत्या कर सकते हैं। आखिरकार मुझे जीवित रहने के लिए केवल एक मूर्ख होने का नाटक करना होगा। और वो एक
मोती को टच करता है और हंसते हुए सोचता है, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सच में इस तरह से ट्रीट होना डिज़र्व नहीं करता। और वो मेरे से कहता है, तुम ड्रेस के लिए जिम्मेदार क्यों हो, ना कि प्रिंसेस की ऑनरेबल सर्वेंट के लिए। और वो मेड कमर का माप लेते हुए कहता है, क्या इसका क्या मतलब है। और पियोनी कहता है, और मुझे माफ़ करो क्योंकि तुम्हें ये करना होगा। और वो हंसते हुए कहता है, तुम 1 घंटे के अंदर मर जाओगी। वो मेड कुछ समझ नहीं पाती है और कहता है, आप किस बारे में बात कर रही हैं। और वो पल को टच करते हुए कहता है, तुम बहुत साहसी हो। ये पल्स नई दुल्हन की विदाई का जश्न मनाने के लिए है, लेकिन तुमने उन्हें नकली से बदल दिया है। और वो हंसते लगता है और डरावना शक्ल बनाते हुए कहता है, अगर इसका पता चल गया तो क्या तुम मरने ही जाओगे। वो मैं डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो नकली है या असली। मैं वो नहीं हूँ जिसने ये किया। और पियोले हंसते हुए कहता है, चलो मेरे ड्रेस को एडजस्ट करो, मुझे और ब्राइटर बनाओ। और उमेद डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी लेडी, लेकिन अब इसे किसी से मत कहना। और वो मासूम सा शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन नौकरानियों को बताऊं? नहीं तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर को ये बताओ कि मोती जादुई तरीके से गायब हो गई। और मैं डरते हुए कहता है, रुको, ओ मत करना, मैंने ऐसा नहीं किया, ये मैं नहीं था। और पियोनी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे बाप रे, तो क्या दूसरे सर्वेंट ने इसे चुराया। और मेट कहता है, हाँ। और वो सोचता है, अगर वो उसकी जीभ फाड़ दे तो वो ये भी नहीं कह सकेगा कि उन सर्वेंट ने इसे चुराया है, क्योंकि वास्तव में वो उनकी सहयोगी है। और वो सोचता है, ये बुद्धू है, शादी की ड्रेस बदलना संभव नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे इसका एहसास हो भी गया तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी केस में उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने उन्हें उनमें से कुछ चुरा लिया तो मुझे पता नहीं चलेगा। कितने लोगों ने इस तरह से पियोनी का शोषण किया है। और वो ताली बजाते हुए कहता है, रुको, पहले मुझे अपने भाई से पूछना होगा कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। और वो जाते हुए कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि ओ मोती के बिना भी वो मुझे बताएगा कि मैं सुंदर लग रही हूँ, है ना। और वो मेड उसके सामने आकर चिल्ला के कहता है, वेट मिनट लेडी। पियोनी गुस्से से कहता है, जारी रखना, अब मैं किसे दोष दूँ। और वो मेड डरते हुए कहता है, ओ मोती, मैं उन्हें ले आऊँगा, अभी भी समय है। और वो कहती है, समय है, तुम्हें कैसे पता कि वो अभी तक बेचे नहीं गए हैं। और वो मेड डर जाता है। उसे ऐसे देखकर बेउनी सोचता है, ये बहुत बेवकूफ़ है। और वो हंसते हुए सोचता है, लेकिन वो मेरे लिए यूज़फुल है। और वो मेरे से कहता है, घुटने टेको। और वो मेड उसे देखने लगता है। पियोनी कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और वो मेड शांत हो जाता है। और पियोनी कहता है, ओह, मैं अपने भाई से कहूँगी कि मोती के बिना भी मैं शादी कर लूँगी। और तुमने दूसरे सर्वेंट से इसे लेने की अनुमति दिया और उनकी मदद की है ना। मैं अपने भाई को ही बेहतर तरीके से पता लगाने दूंगा। ये सुनकर वो मेड डर जाती है और चिल्ला के कहती है, ओ नो लेडी। और वो घुटने पर बैठकर कहती है, प्लीज़ मुझे और एक मौका दीजिए, प्लीज़। और वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारा सिर अभी भी खड़ा क्यों है। ये सुनकर वो मेड तुरंत अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करे, मैं लालच में डूब गया था, मुझ पर दया कीजिए। फिर उसके पास जाती है और बैठकर हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए लॉयल होना पड़ेगा। तुम अर्नेस्ट तक मुझे फॉलो करना होगा। और वो हंसते हुए कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो जेल जाओ और मैं दूसरी नौकरानी लाऊंगा। और वो सोचता है, उसे वफादारी या
शाही परिवार से चोरी करने का अपराध के साथ पूरी जीवन जेल में बिताने के बीच में से कुछ चुनना होगा। और उमेद कहता है मैं आपसे लॉयल रहूंगा। पियोनी कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मैं डरते हुए कहता है सोनिया। और वो उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहता है यस सोनिया। और वो अपने मन में कहता है तुम अब से लेडी पियोनी के लिए लॉयल होगे। और वो मन में कहता है मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर किसी को वो सजा मिले जिसके वो हकदार है। और ये मुझे अपना शरीर देने के लिए पियोनी के मेरे धन्यवाद है। फूलों का गुलदस्ता बदला कहलाता है। और यही बड़ी हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ दिन बाद से, जहाँ पे पियोनी की विदा के लिए सभी खड़े थे। जहाँ पे फर्स्ट प्रिंस टूथब्रेक फिट ऐश्वर्यम कहता है अपनी प्यारी बहन के चले जाने के बारे में सोचकर मुझे दुख होता है। और वो हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, रॉयल गार्ड आपके साथ डाल्टन बंदरगाह तक जाएंगे। और पियोनी झूठी हंसी देती है और कहती है थैंक यू ब्रदर। और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी औरतें खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और पियोनी टूथब्रेक को देखकर सोचता है क्या हर कोई सचमुच सोचता है कि उसका चेहरा सुंदर है? मैं केवल लालच से भरा हुआ चेहरा देखता हूँ। वो लालची आदमी जिसकी उंगलियों पर दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन अदर फैमिली की विरासत चुराने की भी कोशिश की। और वो व्यक्ति है जिसने गैब्रिएला की हत्या का आदेश दिया हो सकता था। और वो उसे देखकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और सोचता है काम डाउन, तुम्हें पेयोनी होने का नाटक करना है। अपनी भावनाओं में मत बहो, केवल बड़े शिकार पर फोकस करो। और वो सोचता है जब मैं ग्रेट डचिस के रूप में रहता था तो जो मानसिकता मुझे प्राप्त हुई वह अभी भी मेरे अंदर जीवित है। और वो अपनी आँख खोलता है। टूथब्रेक कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं पर्सनली अपनी प्यारी बहन के साथ अंत तक नहीं जा सकता, लेकिन जब मुझे पता चला कि थर्ड प्रिंस तुम्हारे साथ आएगा तो मुझे राहत महसूस हुई। आखिरकार आप दोनों एक ही माँ के बायोलॉजिकल सिबलिंग्स हैं। पेयो ने उसे देखता है और थर्ड प्रिंस भी उसे देखता है। और थर्ड प्रिंस अपना मुंह मोड़ लेता है। पेयो ने सोचता है लेकिन उसने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया। इवन ये कहा गया है कि 21 में वस्तुओं और व्यावसायिक जीवन का उचित आगमन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वास्तव में शायद एक कुछ ऐसा है जिसके लिए उसे मजबूर किया गया था, क्योंकि वो शाही महल में एक सूटेबल पोजीशन सुरक्षित नहीं कर सका। और वो उसे देखकर सोचता है थर्ड प्रिंस जोहान्स मीमेल ऐश्वर्यम, उसका हाइट और बॉडी अच्छा है। वो पेयोनी से केवल 1 साल बड़ा है। मुझे आश्चर्य हो कि वो पिंक कॉटन कैंडी की स्वीटनेस नॉर्दर्न नेवी में कितने समय तक टिकेगा। और फर्स्ट प्रिंस कहता है सिस्टर आपको अच्छे से रहना होगा और अपने भाई से पत्र लिखना ना भूलना। पियोनी सोचता है आखिरकार वो समय आ ही गया। और वो हंसते हुए कहता है यस पियोनी ये करेगा, मैं अपने सबसे बड़े भाई को कभी नहीं भूलूंगा। ओह बाहर से खुश दिखाने लगता है और सोचता है तीसरा व्यक्ति बाहर आ गया। हाँ। और फर्स्ट प्रिंस कहता है गुड गर्ल। पियोनी सोचता है ये क्या कह रहा है वो लालची आदमी। और वो याद करता है जहाँ पे फर्स्ट प्रिंस ने पियोनी को पकड़ के कहा था पियोनी अगर आप अपने नाम से बात करेंगे तो ये वंडरफुल होगा। और पियोनी ना चाहते हुए भी कहता है यस। और वो सोचता है ऐसा लगता है कि उसके बॉडी में अभी भी ऐसी यादें हैं। शायद फर्स्ट प्रिंस ने ही अफवाहें फैलाई कि वो मूर्ख है। और वो कांपते हुए सोचता है मुझे डर लग रहा है। वो एक पर्वत है और ड्यूक उसे देखने लगता है। और वो सोचता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे इतने सारे लोगों के सामने अनुपस्थित रूप से बोलना पड़ेगा। मैं मरना और पानी में डूब जाना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे रुकना होगा। और वो स्माइल करते हुए सोचता है कुछ ऐसा है जो मुझे बाद में अवश्य करना चाहिए। और वो अपना गला साफ करता है और भोली बनते हुए कहता है ब्रदर आप जानते हैं पियोनी आपको धन्यवाद देना चाहता है। और फर्स्ट प्रिंस कहता है हाँ मुझे धन्यवाद देना है। और पेयोनी ड्यूक के हाथों को पकड़ते हुए कहता है यस मुझे नहीं पता था कि मैं इतने हैंडसम पति से शादी करूंगी। और ड्यूक उसे देखने लगता है और वो ताली बजाते हुए कहता है हाँ
राइट। और वो अपने कपड़े को पकड़ता है और उसे दिखाते हुए कहता है, इसे देखो, ये ड्रेस भी सुंदर है ना। और उस ड्रेस के पल्स को देखकर फर्स्ट प्रिंस हैरान हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी बातें करने लगते हैं। अरे बाप रे, रंग देखकर पता चल रहा है कि वो असली मोती नहीं है। सूरज की रोशनी में इसे रेनबो कलर्स की तरह चमकना चाहिए। क्या दूसरों ने नहीं कहा था कि फर्स्ट प्रिंस ने वह ड्रेस हाई कॉस्ट में खरीदा है? क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट प्रिंस ने फोर्थ प्रिंसेस पर पैसा बचाया है? और ये ठीक भी है, क्योंकि वो एक ही माँ की नहीं है। हालांकि उसने कहा कि वो उसकी देखभाल करेगा और उस पर नज़र रखेगा। क्या ये सब बकवास था? और फर्स्ट प्रिंस ये सब गुस्से से सुन रहा था और थर्ड प्रिंस फर्स्ट प्रिंस को देखने लगता है और पेओनी हंसता है और सोचता है आपको भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। और लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं और पेओनी सोचता है फर्स्ट प्रिंस कि कैंप एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओपनली उपहास किया जाता है। और वो किसी तरफ देखता है और सोचता है वैसे मैं सेकंड प्रिंस को नहीं देखा। और वो सोचता है और ये वास्तव में एक अच्छी बात है। और उसके हाथ कँपने लगता है और वो मन में कहता है पेयोनी के मेमोरी में जब वो सेकंड प्रिंस के सामने खड़ी थी तो वो सांप की डेन में फेंकी गई चुहिया की तरह काँप रही थी। ये शरीर केवल डर को याद रखता है अपने माइंड में। जब पेयोनी सेकंड प्रिंस से मिलेगा तो मैं इस बॉडी की रिएक्शन के लिए चिंतित हूँ। और उसे कुछ होता है और वो मन में कहता है अर्नेस्ट। और उसे देखकर सोचता है मुझे लगता है कि उसने मेरी ओर देखा और चिल्लाया, लेकिन क्या उसे तुरंत अपनी स्थिति का एहसास हो गया? और फर्स्ट प्रिंट उसके असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है मुझे विश्वास है कि मैंने तुम्हें ड्रेस को केवल मोतियों से सजाने के लिए कहा था। और उसकी असिस्टेंट डरते हुए कहता है मैंने इस चीज़ को कम से कम 4 या 5 बार जांचा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे शाही महल में प्रवेश करने के बाद बदल दिया गया था प्रिंसेस के सर्वेंट के द्वारा। ये सुनकर फिर वो कुछ नहीं बोलता है। तभी पेयोनी हंसते हुए सोनिया को दिखाते हुए कहता है ब्रदर, क्या मैं इस लड़की को अपनी मेड कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे को पसंद नहीं करता। फर्स्ट प्रिंस थोड़ी देर चुप रह के कहता है मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपनी बहन की शादी के तोहफे के रूप में ऐसा कुछ दे सकता हूँ। और पियोनी कहता है ये तो वंडरफुल है। और फर्स्ट प्रिंस पियोनी के पास आता है और उससे पकड़ के कहता है एक हैप्पी लाइफ जीना सिस्टर। अगर आपका पति आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो बस ये मेक श्योर करना कि आप मुझे एक संदेशा भेजें। ये कह के वो उसे के शोल्डर को प्रेस करने लगता है। पियोनी सोचता है ये पेनफुल है और वो सोचता है मुझे मुस्कुराना चाहिए और कोई कमज़ोरी ना दिखाना। ये तो बस एक खेल है। इसके अलावा मेन सीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तभी ड्यूक पेयोनी को पीछे करके कहता है योर हाइनेस, इस इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और पेयोनी उसे देखता है और ड्यूक कहता है अभी से मैं अपने वाइफ का अच्छे से ध्यान रखूँगा, तो योर हाइनेस फॉरगिव मी। और पेयोनी उसे देखने लगता है और ड्यूक पेयोनी को ले जाते हुए कहता है हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए हम अभी जाएंगे। और पियोनी सोचता है ये एक वार्म फीलिंग है। सबसे पहले वो उदासीन लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे पियोनी की परवाह है। वास्तव में वो एक ऐसा व्यक्ति है जो टुडे पावर्स की फॉर्मेलिटीज़ की परवाह नहीं करता है। हालांकि वो ऐसा व्यक्ति है जो परवाह नहीं करेगा। और ड्यूक अपना हाथ बढ़ाता है और पियोनी मन में कहता है लेकिन वह इस प्लेस पर किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अपनी नैतिकता को अधिक अभिजात बनाए रखता है। तो और वो अपना हाथ देते हुए मन में कहता है ऐसा लग रहा था मानो उसने सबके सामने घोषणा कर दिया है कि वो भविष्य में मेरा सम्मान करेगा। और उसके हाथों के ऊपर अपने हाथों को देखने लगता है और ब्लश करते हुए सोचता है मेरा दिल दुख रहा है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। और ड्यूक
के तरफ देखता है और सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें खत्म हो रही है। और वो सोचता है जब मैंने गब्रिएला के रूप में अपना जीवन समाप्त किया, मैंने सोचा कि हम फिर कभी नहीं मिल सकेंगे। पिछले कुछ दिनों से मुझे चिंता हो रही थी कि क्या ये सब सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन अब अर्नेस्ट के साथ विवाह में पुनर्मिलन एक ऐसा चमत्कार है। और वो अपना मुंह फेर के रोने लगता है और ड्यूक कहता है क्या कुछ हुआ है। और पेओनी सोचता है हालांकि ऐसा लगता है कि उसे ये भी संदेह नहीं है कि मैं गब्रिएला हूँ। और वो गैरेज में चढ़ने लगता है। फिर गैरेज के अंदर वो दोनों बैठ जाते हैं और ड्यूक एक सर्वेंट से कहता है ये जाने का समय है। वो सर्वेंट कहता है यस योर मैजेस्टी। और पेओनी सोचता है और भी कोई गाड़ियाँ हैं, लेकिन उसने मेरी जैसी ही सवारी करने का फैसला किया, उस हाथ की तरह जो उसने गाड़ी में चढ़ने से पहले मुझे दिया था। ये भी एक तरह का इशारा था। उसके दृष्टिकोण से हमारे लिए एक ही कैरेज शेयर करना कोई रीजन नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि वो कमज़ोर प्रिंसेस की रक्षा में बाधा बनना चाहता था। ये सुनिश्चित करना कि वो फर्स्ट प्रिंस के हाथों में ना पड़े। वो उसे देखता है और सोचता है डेफिनेटली वो एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकता। वो बाहर देखने लगता है और वो मन में कहता है मैं आज़ाद हूँ फर्स्ट प्रिंस के हाथों से और इस किंगडम से। फाइनली मैं अपनी प्रिय भूमि पर लौट आया। और वो मुस्कुरा के कहता है फाइनली। और वो कुछ देखता है और वो अपने आप को देखकर कहता है हे भगवान, मेरा चेहरा इतना अलग है कि जब भी मैं इसे देखता हूँ तो सरप्राइज हो जाता हूँ। और वो अपने बालों को पकड़ के कहता है ये चेहरा, चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं, मुझे इसकी आदत ही नहीं पड़ती। ये आंखें जो बिल्कुल बिल्ली की तरह है, राउंड ईयर ब्रोस जो आंखों को तीव्र प्रभाव का प्रतिकार करती है, एक हल्का ब्लाश जो एक 23 साल की लड़की की ताजगी को दर्शाता है। ये कह के वो अपने लिप्स को टच करने लगता है और अपने चेहरे को छूते हुए कहता है बसंत के पहले दिनों की तरह। तभी वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है यस यस। और वो मन में कहता है और अब ये मेरा चेहरा भी है। वैसे इससे नेचुरली और इनोसेंटली काम करना संभव है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गब्रिएला नसीरेट मूल रूप से विलेन थी जो एक चालाक महिला की भूमिका निभा रही थी। उस वक्त गब्रिएला की मौत को लेकर अचानक कुछ सवाल खड़े हो गए। फर्स्ट, गब्रिएला को किसने मारा? ये कुछ ऐसा है जिसकी आर्नेस्ट ने पहले ही जांच कर ली है। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ये संभव है कि ये पहला था या सेकंड प्रिंस। वो इस तरह की जुक्तियों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त चालाक और खतरनाक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट प्रिंस की सक्सेसर की लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहा है। उन्हें प्राचीन खजानाओं और डिवाइन रेलिक में बहुत रुचि थी। ये मानते हुए कि उसका लक्ष्य सारे अवशेष था, ये संभव है कि वो फर्स्ट प्रिंस था। और सेकंड क्वेश्चन, मेरा अंत अतीत के बजाय भविष्य में कैसे हुआ? क्या किसी और के शरीर में? आमतौर पर क्या मुझे वापस जाकर भविष्य के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करना चाहिए अपने पति के फिर से करीब आने के लिए? और वो सोचता है ये नहीं हो सकता। क्या ये एक रेलिक निगलने के कारण है? और वो सोचता है जब मैं एक्यूस पहुंचूंगा तो मुझे रेलिक के बारे में और अधिक रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। और थर्ड क्वेश्चन, पियोनी आखिर तुम हो कहाँ? वैसे ये इम्पोर्टेंट बात है कि मैं फिर से अर्नेस्ट की पत्नी हूँ और इस बार मैं कभी नहीं मरूंगा और उसके साथ खुशी से रहूंगा। इसे हासिल करने के लिए इस बार मैं इसे अर्नेस्ट को सौंपूंगा। और वो सोचता है पिछले मीटिंग में मैंने जो सुना उसके अनुसार ये क्लियर है कि अर्नेस्ट को अभी तक वो नहीं मिला है, या अगर उसने ऐसा किया तो शायद इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और वो ड्यूक को देखकर सोचता है मेरा एक हिस्सा अभी अर्नेस्ट के साथ बैठना और इसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट था मैं बोल नहीं सकता कि मैं गब्रिएला हूँ। और वो
बोलने की कोशिश करता है और वो मन में कहता है लेकिन क्या वजह है। और वो ड्यूक को देखता है जो बाहर की तरफ देख रहे थे और वो मन में कहता है भले ही तुम इतने करीब हो लेकिन मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। और वो कैरेज की खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखने लगता है। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के, तब तक के लिए गुड बाय।